जय हिंद, जय भारत। सभी का स्वागत, अभिनंदन। अपने YouTube चैनल पर हम पढ़ रहे हैं एक नया संभाग अजमेर संभाग को आज स्टार्ट कर रहे हैं। अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों को अपन देख करके प्रत्येक जिले को डिटेल से अपन पढ़ेंगे। प्रत्येक जिले में भौगोलिक, कला, संस्कृति, इतिहास से जुड़े हुए सभी तथ्यों को अपन इसमें पढ़ते हुए अंत में महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी अभ्यास करेंगे। और ये वाली जो क्लास है, राजस्थान की सभी प्रतियोगिता परीक्षा, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कंप्यूटर टीचर हो, रीट हो, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, या बीएसटीसी, राजस्थान पुलिस, पीटीटी, वनपाल, प्रयोगशाला सहायक, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ये वाली क्लास अति महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। अजमेर संभाग, अजमेर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? तो अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर, ये चार जिले अजमेर संभाग के अंतर्गत आते हैं। चलो मैप में देखते हैं। मैप में अपन देखे ये अजमेर जिला रहा है। अजमेर जिले को अपन देखे, पहले संभाग को देख लेते हैं। अजमेर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? ये रहा नागौर। नागौर के बाद अपन देखे ये अजमेर, ये भीलवाड़ा और ये टोंक, ये है अजमेर संभाग। लिख देता हूं मैं यहां पे, ये नागौर, ये अजमेर, ये भीलवाड़ा और ये टोंक, ये चारों जिले अजमेर संभाग के अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा अपन देखेंगे ये वाला जो पार्ट आ रहा है, गोल वाला, आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे ये गोल वाला पार्ट आ रहा है, ये भी अजमेर संभाग का है। ठीक है, अजमेर जिले में आता है तो अजमेर संभाग का है। इसका भी लास्ट में मैं आपको समझाऊंगा। तो ये अजमेर संभाग को अपन ने देखा, चार जिले आते हैं। और अजमेर जो संभाग है ये राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग है, बीच में स्थित है, बीचों बीच में। और उसके अलावा ये 6 संभागों के साथ सीमा बनाता है। ऊपर बीकानेर संभाग है, बीकानेर संभाग के साथ सीमा बना रहा। पश्चिम में जोधपुर संभाग हो गया, ये पूरा जोधपुर। दक्षिण पश्चिम में उदयपुर संभाग हो गया, ये कोटा संभाग हो गया दक्षिण पूर्व में, इसके साथ भी सीमा बना रहा है। इधर भरतपुर संभाग हो गया और ये जयपुर संभाग हो गया। कहने का मतलब अजमेर जो संभाग है राजस्थान के सभी संभागों के साथ सीमा बनाता है। प्रश्न आ जाए राजस्थान का कौन सा संभाग सभी संभागों के साथ सीमा बनाता है, तो अपना आंसर होगा अजमेर संभाग। इसके अलावा यह भी ध्यान रखना, अजमेर संभाग है जो सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। देखिए ये भीलवाड़ा टच कर रहा, भीलवाड़ा जो सीमा बना रहा, भीलवाड़ा कौन से संभाग में आता है? अजमेर संभाग में आता है। तो अजमेर संभाग है सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग है। जिला पूछे तो सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला, तो जिला तो आता है बाड़मेर। सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा बाड़मेर जिला बना रहा। देखिए ये यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये बाड़मेर जिला रहा है, ये छोटी सी अंतरराज्यीय सीमा बना रहा है। लेकिन संभाग की बात करें तो सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग है अजमेर। तो ये राजस्थान के मानचित्र में अपन ने अजमेर जिले को देखा था। इसके बाद देखिए 1987 में राजस्थान का छठा संभाग अजमेर को बनाया गया। यह जयपुर संभाग से अलग होकर के नया संभाग बनाया गया था। तो वर्तमान में कितने संभाग है राजस्थान में? तो वर्तमान में 7 संभाग है। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी 30 मार्च 1949 को। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 30 मार्च 1949 को मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री जी। हीरालाल शास्त्री इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। तो संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की और 5 संभाग बनाए गए। 5 संभाग कौन कौन से थे?
5 संभाग शुरू में थे जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर। ये आरंभ में 5 संभाग थे 30 मार्च 1949 को। फिर 1962 में 1962 में मुख्यमंत्री थे मोहनलाल जी सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। तो प्रश्न आ जाए, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के सरकार ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त की थी? तो बताएंगे मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने। और कब? 1962 में। फिर 25 साल बाद 1987 में 26 जनवरी 1987, 25 साल हो गए, देख लीजिए, काउंट जोड़ करके देख लो। 25 साल बाद हरिदेव जोशी की सरकार बनी थी। हरिदेव जोशी की जब सरकार बनी थी उस समय संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरुआत की, वापस शुरू करते हैं। तो 5 संभाग तो पहले थे, वो 5 तो ही है, और उस 5 के साथ में एक संभाग और बना दिया जाता है। वो संभाग कौन सा बना है? अजमेर संभाग। तो प्रश्न आ जाए कि अजमेर को संभाग का दर्जा कब दिया गया? तो 1987 में 26 जनवरी 1987 को। कौन से मुख्यमंत्री की सरकार ने? हरिदेव जोशी की। तो 6 संभाग हो गए। और 7वां संभाग कौन सा है? तो 7वां संभाग है भरतपुर संभाग। कब संभाग का दर्जा दिया गया? 2005 में। ठीक है, तो ये अपन ने देखा था अजमेर संभाग को। 1987 में 6ठा संभाग बनाया गया अजमेर को। पहले ये जयपुर संभाग में आता था, जयपुर संभाग से अलग करके इसको नया संभाग बना दिया गया। और सभी संभागों की सीमा छूने वाला संभाग भी कौन सा है? अजमेर। 7 संभाग टोटल है, एक अजमेर ये खुद हो गया, तो बच्चे कितने? 6 ही संभागों के साथ सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? अजमेर संभाग। तो अजमेर संभाग से जो प्रश्न आता है वो आपको अच्छा क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब अपन पढ़ने जा रहे हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय की राजधानी अजमेर को देखने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अजमेर का शुभंकर है खड़मोर। याद रखेंगे, अजमेर जिले का शुभंकर खड़मोर। कैसा होता है खड़मोर? ये रहा खड़मोर, देख लीजिए, ये अजमेर जिले का शुभंकर है। तो अब प्रत्येक जिले में अपन शुभंकर देखेंगे। तो शुभंकर क्या होता है? तो आप यहां पर समझ लीजिए कि शुभंकर है, जिस प्रकार अपने राष्ट्र के, देश के प्रतीक चिन्ह बने हुए हैं, जिसको बचाने का सरकार प्रयास करती है। और प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य भी होता है कि अपना जो राष्ट्रीय प्रतीक है, और उसी प्रकार से प्रत्येक राज्य के प्रतीक बने हुए हैं, राज्य पक्षी, राज्य पशु है, वृक्ष है, इस प्रकार से। तो फिर देश के और राज्य के जो बने हुए हैं प्रतीक, उनको राज्य का और प्रत्येक नागरिक का बचाने का प्रयास करते हैं, उनको बचाने का प्रयास करते हैं। तो फिर सरकार के दिमाग में आया कि क्यों ना अपन प्रत्येक जिले का भी ऐसे प्रतीक बना दिया जाए, प्रत्येक जिले का ऐसा प्रतीक बना दिया जाए, ताकि उस जिले का जो दायित्व बनेगा, उस जिले के नागरिकों का दायित्व बनेगा कि उस पशु पक्षी को बचाने का। तो राजस्थान में 33 जिले हैं। यदि 33 ही जिले अपना अलग अलग प्रतीक बनाएंगे तो कम से कम 33 जो प्रजाति है ये तो बचेगी। तो फिर 2016 से प्रत्येक जिले का ये शुभंकर बनाया गया। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जो प्रत्येक जिले का शुभंकर घोषित करवाया है। तो अजमेर जिले का शुभंकर किसे घोषित किया गया है? तो वो है खड़मोर। फिर बात करते हैं अजमेर के उपनाम, निकनेम। तो इसे राजस्थान का हृदय कहा जाता, द हार्ट ऑफ राजस्थान किसे कहते हैं? अजमेर। तो अजमेर है जो राजस्थान में केंद्रीय स्थिति की भूमिका निभाता था, इसलिए इनको राजस्थान का हृदय कहा जाता है। भारत का मक्का कहते हैं। भारत का मक्का किसे कहते हैं? अजमेर को, क्योंकि यहाँ पर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह।
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जो राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में एक सांप्रदायिक सद्भाव वाला जो स्थान है, इसलिए से भारत का मक्का कहा जाता है अजमेर को। राजपूताना की कुंजी कहते हैं, राजपूताना की कुंजी किसे कहते हैं? अजमेर को। और याद रखना, राजपूताना नाम सबसे पहले किसने दिया था? तो राजस्थान का जो प्राचीन नाम है वो राजपूताना नाम था, और राजपूताना नाम दिया था 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने। जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया था। इस शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका उल्लेख मिलता है 1805 में इनके दोस्त विलियम फ्रैंकलिन ने किताब लिखी थी। विलियम फ्रैंकलिन ने किताब लिखी, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। तो इस किताब में वर्णन किया गया, इसमें लिखा हो गया है कि जॉर्ज थॉमस ही पहला आदमी है, पहला व्यक्ति है जो इस क्षेत्र का नाम राजपूताना नाम रखा गया है। तो शुरू में इसको राजपूताना कहा जाता था, और बाद में कर्नल जेम्स टोडजी ने इस क्षेत्र का नाम राजस्थान दिया गया। उन्होंने किताब लिखी थी द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829 में। उस किताब में इस क्षेत्र को राजस्थान नाम दिया गया। तो राजपूताना की कुंजी कहते हैं, अरावली का अरमान कहते हैं। अजमेर जो शहर है वो अरावली की गोद में बसा हुआ शहर है। राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर है जो अरावली की गोद में बसा हुआ है? तो बताएंगे अजमेर शहर। इसीलिए अजमेर को अरावली का अरमान कहा जाता है। अंडों की टोकरी कहते हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा मुर्गियों का जो पालन किया जाता है और अंडों का भी सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, इसीलिए अजमेर को अंडों की टोकरी कहा जाता है। तो उपनाम में अपन ने क्या क्या देखा है? राजस्थान का हृदय कहते हैं, भारत का मक्का कहते हैं, राजपूताना की कुंजी, अरावली का अरमान और अंडों की टोकरी, ये अजमेर के उपनाम है। प्राचीन नाम की बात करें तो प्राचीन नाम अजय मेरू दुर्ग है। अजमेर का पहले अजय मेरू नाम था, और इनको अजमेर मेरवाड़ा भी कहा जाता था। अजमेर मेरवाड़ा, फिर धीरे धीरे अजमेर नाम पड़ जाता है। ठीक है, तो ये अपन ने अजमेर में एक तो शुभंकर देखा है, उपनाम देखा है, और प्राचीन नाम देखा है अजमेर जिले का। याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अजमेर, ये अजमेर को अपन राजस्थान की मानचित्र में देख लेते हैं। ये दिख रहा होगा, ये अपना राजस्थान है, हमारा राजस्थान है। और इसमें ये जो त्रिभुजाकार जो आकृति दिख रही है, ये जिला है अजमेर जिला। ठीक है, और इसके साथ में जो नीचे छोटी सी एक बिंदी टाइप दिख रहा होगा, ये भी अजमेर का ही पार्ट है। तो राजस्थान के दो जिले ऐसे हैं जो अलग जगह खंडित रूप से भौगोलिक सीमा बनाता है। तो एक जिला तो कौन सा हो गया? अजमेर, और दूसरा जिला चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ को देखो, ये चित्तौड़ है, ठीक है, और बीच में भिलवाड़ा आ गया। वापस ये एरिया भी किसका है? चित्तौड़ का। तो राजस्थान के दो जिले खंडित रूप से अलग अलग जगह भौगोलिक सीमा बनाते हैं। तो वो जिले कौन से हैं? तो एक तो आप अजमेर बताओगे और दूसरा चित्तौड़गढ़ है। अजमेर के अपन पड़ोसी जिले देख लेते हैं। पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं सर? तो अजमेर के पड़ोसी जिले कौन कौन से देखेंगे? तो उत्तर में नागौर हो गया, ये नागौर हो गया, यहाँ पे जयपुर हो गया, ये टोंक हो गया, ये भिलवाड़ा हो गया, ये तिलक की आकृति में कौन है? तिलक की आकृति में सर, तिलक की आकृति में राजसमंद है, ये राजसमंद जिला हो गया। और कौन है? ये रहा अपना पाली। ठीक है, तो इन जिलों के साथ में अजमेर सीमा बनाता है। राजस्थान के मानचित्र में अपन ने अजमेर को देख लिया है। चलो आगे बढ़ते हैं।
ये अजमेर का शुभंकर। अब अपन सामान्य परिचय देखते हैं, नॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ अजमेर। अजमेर नगर की स्थापना अजय राज चौहान ने 1113 ईस्वी में की है। अजमेर नगर जो बसाया है वो किसने बसाया था? अजय राज चौहान। अजय राज चौहान जो अर्णोराज चौहान के पिताजी थे। अर्णोराज चौहान के पिताजी अजय राज चौहान ने 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना करके अजमेर को चौहानों की राजधानी बना दी जाती है। ठीक है, तो जिस समय इसकी स्थापना की थी उसका नाम अजय मेरू था। पहले इसका नाम अजय मेरू था, बाद में इसका नाम अजमेर पड़ जाता है। फिर यहाँ का एक शक्तिशाली शासक हुए थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय जी के समय में एक युद्ध होता है, तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध पहला युद्ध होता है 1191 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज जी ने गोरी को पराजित कर दिया था। तराइन का एक दूसरा युद्ध होता है 1192 में। तो 1192 में अब की बार गोरी जीत जाता है। तो अजमेर पर और दिल्ली पर, इस समय पृथ्वीराज जी की राजधानी अजमेर और दिल्ली दोनों हुआ करती थी। तो गोरी अजमेर और दिल्ली दोनों पर अधिकार कर लेता है और फिर अजमेर हमेशा हमेशा के लिए मुस्लिम सत्ता के हाथों में चला गया। फिर बाद में गुलाम वंश, फिर बाद में दिल्ली सल्तनत चला है, गुलाम, उसके बाद में खिलजी आया, उसके बाद में तुगलक वंश आया, फिर सैयद आया, फिर लास्ट में लोधी वंश आया, एंड में मुगल आ गए। तो 1857 तक मुगलों का आधिपत्य रहता है यहाँ पर। बाद में अंग्रेज आ गए तो अजमेर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। और जब देश आजाद हुआ था उस समय अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश था। उस समय ये केंद्र शासित प्रदेश था। आजादी के समय, एकीकरण के समय ये केंद्र शासित प्रदेश था। और एकीकरण से पहले अजमेर मेरवाड़ा की 30 सदस्यों की अलग से विधानसभा थी। जैसे राजस्थान में एक विधानसभा बन गई थी 1952 में, अपनी विधानसभा बन गई थी। अजमेर केंद्र शासित प्रदेश में भी एक अलग से विधानसभा बना दी थी जिसका नाम था दारा सभा। तो प्रश्न आता है कि एकीकरण से पहले अजमेर की विधानसभा का क्या नाम था? तो अपन बताएंगे अजमेर की विधानसभा का नाम दारा सभा था। और इस दारा सभा में कितने सदस्य थे? तो दारा सभा में 30 सदस्य, 30 सदस्यों की एक सभा थी जिसका नाम था दारा सभा विधानसभा। और इस दारा सभा के प्रथम एकमात्र बोलिए या अंतिम मुख्यमंत्री बोलिए, इस दारा सभा के मुख्यमंत्री कौन रहे? हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय दारा सभा के मुख्यमंत्री थे। फिर एकीकरण में जो 7वां चरण आता है 1 नवंबर 1956 को, इस दौरान अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कर दिया जाता है और अजमेर को राजस्थान का 26वां जिला का दर्जा दिया गया। तो अजमेर राजस्थान का 26वां जिला कब बना है? तो बताएंगे 1 नवंबर 1956 को। एकीकरण के समय राजस्थान में 19 रियासतें थी। 19 तो रियासतें थी, एकीकरण पढ़ेंगे तब बताएंगे। 3 ठिकाने थे और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश था राजस्थान में। वो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। और इस अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में कब विलय किया गया? तो राजस्थान में विलय 1 नवंबर 1956 को किया गया फैजल अली की सिफारिश पर। यह भी याद रख लेना, फैजल अली की सिफारिश पर एक समिति थी, फैजल अली, उनकी सिफारिश पर अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में विलय कर दिया जाता है और अजमेर को राजस्थान का 26वां जिला बना दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो ये याद हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए जी, आगे आ रहा है राजस्थान की प्रमुख नदियां। अजमेर जिले से निकलने वाली प्रमुख नदियां। तो अजमेर जिले से कौन कौन सी नदियों का उद्गम हो रहा है?
तो पहले तो अपन नदियां देख लेते हैं, कौन कौन सी नदियां इसमें देखेंगे। तो एक तो लूनी नदी देखेंगे, मासी नदी देखेंगे, सहोदरा नदी, डाई नदी, रूपनगढ़ नदी। ये नदियां अपन अजमेर जिले में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं लूनी नदी। लूनी नदी, इस लूनी नदी का उपनाम देखा जाए तो इस लूनी नदी का उपनाम है लवणवती। प्राचीन समय में इसको लवणवती कहा जाता, तो लवणवती थोड़ा नाम बड़ा रहता था तो अपने क्या कि शॉर्ट नाम बना दिया, लवणवती से क्या बना दिया, लूनी नाम बना दिया, रख दिया गया। सरगावती उद्गम के वहां पर इसको सरगावती कहते हैं। साकरी नदी कहा जाता है और मारवाड़ की गंगा भी कहते हैं। मारवाड़ की, पश्चिमी राजस्थान की और मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है लूनी नदी। मरुस्थल की सबसे लंबी नदी और पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, लूनी नदी है। कालिदास ने इसे अंत्य सलीला कहा। कालिदास ने कौन सी नदी को अंत्य सलीला कहा है, तो कालिदास जी ने लूनी नदी को अंतः सलीला नाम दिया है। ये आधी मिट्टी और आधी खारी नदी है। कौन सी नदी को आधी मिट्टी और आधी खारी नदी कहा जाता है, लूनी नदी को। लूनी नदी का पानी जो बाड़मेर में एक जगह पड़ती है बालोतरा, बाड़मेर में एक जगह है बालोतरा जगह है, इस बालोतरा जगह तक इसका पानी मीठा रहता है और बाद में इसी का पानी खारा हो जाता है, इसीलिए इसको आधी मिट्टी और आधी खारी नदी कहा जाता है। उद्गम कहां से होता है, तो सर इसका उद्गम अजमेर में नागपाड़ से होता है। नागपाड़, अजमेर के नागपाड़ियों से लूनी नदी का उद्गम होता है। ये 6 जिलों में बहती है, अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर और जालोर। अभी मैप में अपन देखेंगे, मैप में पूरा अपन समझेंगे। जालोर में इसे रेल और नाडा कहा जाता है। कौन सी नदी को जालोर में रेल और नाडा कहते हैं, तो लूनी नदी को। पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। कुल लंबाई इसकी 495, अलग अलग किताबों में इसकी लंबाइयां अलग अलग मिलेगी, तो ये लंबाइयां अपने से नहीं पूछते हैं। कुल लंबाई अपन देखें तो 495 किलोमीटर, और जिसमें से राजस्थान में बहती है 330 किलोमीटर। लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र गोडवाड़ क्षेत्र कहलाता। अलग अलग नदियों का प्रवाह क्षेत्र अलग अलग नाम से जाना जाता। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र आगे पढ़ेंगे तो रावाटी कहलाता है, ठीक है। माई नदी का प्रवाह क्षेत्र कांटल कहलाता है। उसी प्रकार से लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र गोडवाड़ क्षेत्र कहलाता है। गोडवाड़ नाम याद रखिएगा। सहायक नदियां कौन सी है, जोजड़ी, मीटड़ी, लीलड़ी, जवाई, बांडी, सूकड़ी, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां आती है। इनकी हेल्पर रिवर है जो लूनी नदी में आकर के मिलती है। बाड़मेर के बालोतरा तक इसका पानी मीठा रहता है, बाद में इसी का पानी खारा हो जाता है, इसीलिए इसको आधी मिट्टी और आधी खारी नदी भी कहा जाता है। और कच्छ के रण में ये लूनी नदी विलय हो जाती है, ठीक है जी। चलो, ये राजस्थान के मैप में लूनी नदी को अपन देखे। दिस इज लूनी रिवर। कहां से निकाले अपन, यहां से निकाले। ये लूनी नदी अजमेर के नागपाड़ से अपन इसका उद्गम कर रहे हैं, इनको निकाल रहे हैं। दिख जाएगा ये कलर, फुल दिख रहा सर, ओके। ये अजमेर से नागौर में जाती है, नागौर से ये जोधपुर में आती है। यहाँ पर पाली में नहीं दिया, बाकी थोड़ा सा पाली में भी आती है। ये पाली जिला है, थोड़ा सा पाली में आती है। पाली से फिर ये बाड़मेर में, और बाड़मेर से लास्ट में कौन से जिले में है, जालोर। जालोर से ये फिर गुजरात में, और गुजरात से फिर अरब सागर में जो कच्छ का रण है वो इसमें मिल जाती है। अब एक प्रश्न ये भी आता है कि लूनी में जो सहायक नदियां हैं, वो लूनी की सहायक नदियों में सबसे पहले कौन सी नदी मिलती है, तो ये देखो नाम लिखा हुआ गुहिया नदी। सबसे पहले गुहिया नदी मिलती है, कई एग्जामों में पूछा हुआ। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSMM SSB जो एग्जाम लेता है, जिसको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कहते हैं, वो जो एग्जाम लेता है उसने तो कई सारे एग्जाम में ये पूछ लिया है कि लूनी नदी का उद्गम से लेकर के मुहाने तक का जो क्रम है
उसमें इनकी जो सहायक नदियां मिलती है उसका क्रम बताओ। तो सबसे पहले गुहिया नदी मिलती है, फिर बांडी नदी है, फिर सूकड़ी नदी है, फिर जवई नदी है, एक खारी है और सागी नदी है। ठीक है, तो ये नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, ऊपर से एक नदी आती है इधर, जोजड़ी नदी। जोजड़ी नदी नागौर से आती है। तो लूणी नदी के दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी कौन सी है? तो दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी है जोजड़ी नदी, जोजड़ी। बाकी सभी नदियां लूणी के बाईं ओर से मिलती है। ठीक है, और बालोतरा क्षेत्र में जो है, बालोतरा क्षेत्र में लूणी नदी काफी प्रदूषित हो रही है बाड़मेर में। और इसका प्रदूषित होने का कारण क्या है? तो बताएंगे रंगाई छपाई। रंगाई छपाई ये भी कई बार पूछा हुआ। लूणी नदी का जो है प्रदूषित होने का रीजन क्या, कारण क्या है? तो रंगाई छपाई। बाड़मेर में जो है अजरक प्रिंट, मलिर प्रिंट, इसका जो अपशिष्ट होता है वो किस में डाल देते हैं? लूणी नदी में डाल देते हैं, जिस वजह से अपनी लूणी नदी प्रदूषित हो रही है। ठीक है, तो ये अपन ने लूणी नदी देखी है। अगली नदी है मासी नदी। मासी अजमेर जिले में किशनगढ़ के समीप सिलोरा गांव की पहाड़ियों के इसका उद्गम होता है। और फिर ये टोंक जिले में बनास में मिल जाती है। टोंक जिले में बनास में मिल जाती है। ठीक है, टोंक जिले में एक त्रिवेणी संगम पड़ता, देवधाम जोधपुरिया। देवधाम जोधपुरिया, देवधाम जोधपुरिया में एक त्रिवेणी संगम है, जहां पर बनास, मासी और एक बांडी, बनास, मासी और बांडी, ये तीन नदियां आकर के मिलती है। तो उस त्रिवेणी संगम में हिस्सेदारी, भागीदारी निभाती है कौन सी नदी? मासी नदी। ठीक है, किशनगढ़ की मासी। अगली है सहोदरा नदी। सहोदरा नदी अजमेर जिले के हराय गांव की पहाड़ियों से टोंक जिले में निकलती है ये, और टोंक जिले में मासी नदी में मिल जाती है। यानी मासी की सहायक नदी है सहोदरा नदी। मासी की सहायक नदी है सहोदरा। इस पर एक बांध बना हुआ टोडी सागर बांध, आगे वाले जिले में अपन पढ़ेंगे उस जिले में। तो सहोदरा, अभी ये याद रखना, सहोदरा किसकी सहायक नदी है? मासी की। नेक्स्ट है डाई नदी। डाई नदी, डाई नदी अजमेर में किशनगढ़ की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और टोंक जिले में राजमहल के समीप ये बनास में मिल जाती है। इधर बनास नदी है, इधर डाई नदी आ गई, और एक अपनी खारी नदी को भी बेच देते गई। खारी नदी है अपनी विजयनगर और गुलाबपुरा के बीच में। तो ये नदी भी कौन कौन सी नाम बताया था, याद रह जाएगा। एक तो बनास हो गया, और एक डाई हो गया, और एक खारी हो गया। ये त्रिवेणी संगम कहाँ है? तो ये भी टोंक जिले में। टोंक में जगह पड़ती है राजमहल टोंक। टोंक में एक जगह है राजमहल टोंक, जहां पर त्रिवेणी संगम बनता है। अगली है रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी उद्गम की बात करें तो अजमेर जिले में किशनगढ़ की पहाड़ियों से इस रूपनगढ़ नदी का उद्गम होता है। रूपनगढ़ नदी का उद्गम कहां से होता है? तो अजमेर जिले में किशनगढ़ की पहाड़ियों से उद्गम होता है। और सलेमाबाद जो है, अजमेर में सलेमाबाद, जहां पर निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है, निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है, वो सलेमाबाद कौन सी नदी के किनारे हैं? तो रूपनगढ़ नदी के किनारे हैं। और अजमेर जयपुर में बहती हुई ये सांबर झील में गिर जाती है। लास्ट में कहाँ गिरती है? सांबर झील में। तो ये जो रूपनगढ़ है ये अंत्य प्रवाह की नदी है। ठीक है, अंत्य प्रवाह की। डाई नदी ये बंगाल की खाड़ी में जाने वाली। सहोदरा नदी ये भी बंगाल की खाड़ी में। मासी भी ये बंगाल की खाड़ी में। और लूणी नदी ये अरब सागर में गिरने वाली नदी है। तो ये देखी थी अजमेर जिले से निकलने वाली प्रमुख नदियां। आगे बात करते हैं अजमेर जिले के प्रमुख लेक, जिले कौन कौन सी जिले हैं। तो अजमेर में अपन देखेंगे, एक तो पुष्कर झील देखेंगे, पुष्कर झील के बाद अपन आना सागर झील देखेंगे, फाय सागर झील और बिसलसर झील। ये अजमेर जिले में अपन जिले देखेंगे।
चलिए स्टार्ट करते हैं। पुष्कर झील। पुष्कर झील, पुष्कर झील को हिंदुओं का 5वां तीर्थ कहते हैं, प्रयागराज का गुरु कहते हैं, तीर्थों का मामा, कोकण तीर्थ और मंदिरों की नगरी, ये नामों से जाना जाता है पुष्कर को। किस किस नाम से? हिंदुओं का 5वां तीर्थ, प्रयागराज का गुरु, तीर्थों का मामा कहते हैं, कोकण तीर्थ और मंदिरों की नगरी के नाम से जाना जाता है। आकृति देखोगे तो आप अर्धचंद्राकार आकृति में आपको देखने को मिलेगी। अर्धचंद्राकार आकृति में ये झील बनी हुई है। ये राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। कृत्रिम झील आ जाए राजस्थान की सबसे बड़ी, कौन सी कृत्रिम झील? कमेंट में लिख करके बताएगा। देखिए कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील कौन सी है। तो ये सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है, सबसे पवित्र झील भी है यही है, और प्रदूषित झील भी पुष्कर ही है। ज्वालामुखी से निर्मित होने के कारण इसे काला डेरा झील कहते हैं। ऐसी झीलें जो ज्वालामुखी, तो ज्वाला निकला है फिर बाद में ज्वाला तो वही जम जाता है तो झील टाइप में रह जाती है, तो उसको अपन काला डेरा झील कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि झील का निर्माण पुष्करना ब्राह्मणों ने करवाया था, इसीलिए नाम पड़ जाता है पुष्कर झील। पुष्करना ब्राह्मणों, ऐसा कोई लिखित प्रमाण नहीं है, कहीं भी लिखी हुई चीज नहीं है, बट ऐसे मानते हैं कि इस झील को जो पुष्करना ब्राह्मणों ने बनाई थी। इस झील में 52 घाट है, इसलिए 52 घाटा झील भी कहते हैं। 52 घाट है, और इन घाटों का निर्माण किसने करवाया था, यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो घाटों का निर्माण 1944 संवत में, विक्रम संवत 1944 में मंडोर नरेश नाहर राव परिहार ने करवाया था। नाहर राव परिहार ने इन 52 घाटों का निर्माण करवाया। जब 1911 में महारानी मैडम मेरी का आगमन हुआ, तब जनाना घाट का निर्माण अलग से करवाया गया, और इसी घाट से अपने राष्ट्रपिता गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी पुष्कर झील में। तब से इसी घाट को गांधी घाट भी कहा जाता है। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थियां भी इसी झील में विसर्जित की गई, और बाल ठाकरे जी की अस्थियां भी इसी झील में विसर्जित की गई है। इसी झील के किनारे, पुष्कर झील के किनारे वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक की रचना की गई है। कालिदास जो संस्कृत के एक बहुत बड़े विद्वान हुए करते थे, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये ग्रंथ कहां पर लिखा गया है? पुष्कर झील के किनारे बैठ करके लिखा। वेद व्यास ने महाभारत की रचना भी इसी झील के किनारे की गई है। विश्वामित्र ने यहाँ पर तपस्या की थी, जिनकी तपस्या मेनका ने भंग कर दी थी। कौरवों पांडवों का दिव्य मिलन पुष्कर झील के यही होता है। भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान इसी झील के किनारे किया था। 1705 में गुरु गोविंद सिंह ने पुष्कर झील के पास ही गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करवाया था, और गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु है। सिखों के अंतिम गुरु है। वैसे अंतिम जो गुरु है वो गुरु ग्रंथ साहिब को माना जाता है, कि गुरु गोविंद सिंह ने कह दिया है कि आज अब मेरे के बाद कोई गुरु नहीं बनेगा, जो लास्ट गुरु रहेगा वो 11वां गुरु किसे घोषित कर दिया था? गुरु ग्रंथ साहिब जो इनका ग्रंथ है। यहीं पर एक आरटीडीसी द्वारा होटल संचालित है जिसका नाम है सरोवर। राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा एक होटल संचालित है जिसका नाम है सरोवर। कहाँ चल रही है? पुष्कर में। पुष्कर से आप याद रख लेना, सरोवर होटल है। यहाँ पर जो साफ सफाई का कार्यक्रम कनाडा के सहयोग से 1997 में पुष्कर समन्वित विकास योजना के द्वारा चलाया जा रहा है। तो प्रश्न आ जाए कि पुष्कर झील में साफ सफाई का कार्यक्रम या पुष्कर समन्वित विकास योजना कौन से देश के आर्थिक सहयोग से चलाई जा रही है? तो कनाडा बताएंगे, कनाडा के सहयोग से चलाई जा रही है। और पुष्कर में सर्वाधिक बार जो आक्रमण किया और सर्वाधिक जो नुकसान पहुंचाया है
वो किसने पहुंचाया है? तो सर्वाधिक नुकसान पहुंचाया औरंगजेब ने। काफी मंदिरों को तोड़ा था। बाद में 1809 में मराठा सरदारों ने इसी झील का जीर्णोद्धार करवाया है। ठीक है, तो मराठों का लिए काफी सारे जो मराठे हैं अभी भी आते हैं, मराठे आते रहते हैं। आप आए दिन मराठों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल अपने राजस्थानियों का तो है ही है, उसके साथ साथ मराठों का भी एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। कौन सा? पुष्कर झील है। ठीक है, तो मंदिर जो है, मंदिरों को अपन अलग से मंदिर देखेंगे अजमेर के, उसमें देखेंगे, मैं बता दूंगा ये मंदिर पुष्कर में, ये रही है पुष्कर झील। देखो कितना अच्छा नजारा नजर आ रहा। ठीक है, नेक्स्ट झील देखते हैं, आना सागर झील। आना सागर झील का निर्माण अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दादाजी पितामह अर्णोराज चौहान ने 1137 ईस्वी में तुर्क आक्रमणकारियों को पराजित कर इसका निर्माण किया था। जब 1133 में अर्णोराज चौहान अजमेर के शासक बनते हैं, कुछ ही दिनों बाद में तुर्कों ने अर्णोराज पर आक्रमण कर दिया, तो अर्णोराज ने सब तुर्कों को बुरी तरीके से पराजित कर दिया था और अजमेर के आसपास जो जमीन है वो खून से लथपथ हो गई थी। तो उस खूनी भूमि को धोने के लिए यहां पर एक झील बनाई, बांडी नदी पर एक झील बनाई जिसका नाम है आना सागर झील। बाद में जहांगीर आता है, जहांगीर ने इस झील के किनारे दौलत बाग का निर्माण करवाया। इसी दौलत बाग को एट प्रेजेंट सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। दौलत बाग के पास ही जहांगीर ने चश्मा नूर झरना का निर्माण करवाया। तो चश्मा नूर झरना कौन सी झील के पास में है? तो आना सागर झील के किनारे है। झील के किनारे नूरजहां के महल बने हुए हैं और रूटी रानी के महल भी यही है। नूरजहां जो जहांगीर की पत्नी थी, नूरजहां की माता असमत बेगम ने इसी झील के किनारे गुलाब से इत्र का आविष्कार किया। गुलाब से इत्र का आविष्कार किसने किया था? असमत बेगम ने। Who was the असमत बेगम? असमत बेगम इज ए मदर ऑफ नूरजहां। किसकी मम्मी थी? नूरजहां की मम्मी थी। क्यों भाई, सही है। शाहजहां ने इस झील के किनारे 12 दरी का निर्माण करवाया। 12 दरी का निर्माण करवाया है शाहजहां ने। तो देखते हैं, ये रही है आना सागर झील। ठीक है, कितना सुंदर दृश्य। ये अजमेर आना सागर झील। अगली झील है फाय सागर झील। फाय सागर झील भी कहाँ है? अजमेर में। 1891-92 में अकाल रात कार्य के दौरान अजमेर नगर परिषद के इंजीनियर फाय के निर्देशन में इस झील का निर्माण किया गया और इसमें बांडी नदी का पानी आता है। झील में कौन सी नदी का पानी आता है? बांडी नदी। एक झील है बिसरसल झील, अजमेर में बिसल देव चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। चलो आगे बात करते हैं प्रमुख बांध और परियोजना। अजमेर जिले में कौन कौन से बांध है? तो एक नारायण सागर बांध है। नारायण सागर बांध अजमेर में है, खारी नदी पर बना हुआ है, जिसे जालिया बांध भी कहते हैं। जालिया बांध ये कभी भी नहीं भरता, कभी भी नहीं भरा है, भरता ही नहीं है भाई, कितने बारिश हो जाए, इसलिए इसको अजमेर का समुद्र कहा जाता है। अजमेर जिले का सबसे बड़ा जो बांध है वो कौन सा है? तो अजमेर जिले का सबसे बड़ा बांध नारायण सागर बांध है। इसकी नींव रखी थी 31 अक्टूबर 1955 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी नींव रखी थी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं फूल सागर बांध, शिव सागर बांध, लसाड़िया बांध और मंडोती बांध। ये ऐसा नॉर्मली है, बाकी नारायण सागर बांध देख लेना आप। फिर देखते हैं अरावली की प्रमुख चोटियां और पहाड़ियां। अरावली की कौन कौन सी चोटियां और पहाड़ियां हैं? तो अरावली की प्रमुख चोटियां और पहाड़ियों में देखे तो अरावली का राज्य में सबसे कम विस्तार अजमेर जिले में है।
अरावली जिन जिन जिलों में फैली हुई है, तो सबसे कम विस्तार जो देखा जाए तो सबसे कम विस्तार अजमेर जिले में, जबकि सर्वाधिक विस्तार की बात करें तो अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर जिले में। सबसे ज्यादा विस्तार कौन से जिले में? उदयपुर में। नेक्स्ट देखिए मोराईजी, ये चोटियां है ना, मोराईजी टोडगढ़ चोटी अजमेर में है, 933 मीटर ऊंची है। तारागढ़ चोटी अजमेर में 870 मीटर है। नागपाड़ 795 मीटर ऊंचे हैं। एक मेरवाड़ा की पहाड़ियां, मेरवाड़ा की पहाड़ियां अजमेर और राजसमंद जिले में ये फैली हुई है। मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहलाती है। ये मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करती है। इधर मेवाड़ का पठार है और इधर मारवाड़ का मैदान है। तो मेवाड़ का पठार और मारवाड़ के मैदान को अलग करने वाली पहाड़ियां कौन सी है? तो आंख बंद करके बता देना, अजमेर मेरवाड़ा की पहाड़ियां। चलो नागपाड़, जो भी अपन ने देखा था, लूणी नदी निकलती है, तो इसकी आकृति कैसी है? सर्पिलाकार। सर्पिलाकार होने की वजह से इसका नाम नागपाड़ रखा गया। नेक्स्ट देखते हैं वन संपदा अभ्यारण्य व आखेट निषेध क्षेत्र। वन संपदा, तो राज्य की पहली आंवला नर्सरी कहाँ स्थित है? अजमेर में। राजस्थान की पहली आंवला नर्सरी अजमेर में है। फिर आगे देखिए पंचकुंड पुष्कर मृगवन 1985 में यहाँ पर स्थित है। पंचकुंड मृगवन कहाँ है? तो पुष्कर में, बता देना, ठीक है, शॉर्टकट। एक अभ्यारण्य है रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य। रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य ये अजमेर, पाली और राजसमंद 3 जिलों में फैला हुआ, 3 जिलों में फैला हुआ है। और 3 जिलों के साथ साथ 3 संभागों में भी फैला हुआ। अजमेर संभाग में आता सर। पाली जोधपुर संभाग में आता है। राजसमंद उदयपुर संभाग में आता है। तो 3 जिलों के साथ साथ 3 संभागों में फैला हुआ, 3 संभागों में फैला हुआ राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य कौन सा है? तो बता देना, रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य। इसकी स्थापना 1983 में होती है। कर्नल जेम्स टोड के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया गया है? टोडगढ़ नाम रख दिया गया है, ठीक है। टोडगढ़ यहाँ पे रहता था, सॉरी टोड यहाँ रहता था, कर्नल जेम्स टोड, तो उसी के नाम पर ही इसका नाम टोडगढ़ अभ्यारण्य रखा गया। ये रीछ और झरोखों के लिए प्रसिद्ध है। आखेट निषेध क्षेत्र की बात करें, सौखलिया, गंगवाना, तिलोरा, ये अजमेर में आखेट निषेध क्षेत्र हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ठीक है। तो एक तो रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य नाम याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख खनिज फेल्सपार, तो शॉर्टकट में याद रखना फेल्सपार, मकरेड़ा अजमेर। मकरेड़ा अजमेर जिले का मकरेड़ा की खानों से कौन सा खनिज निकाला जाता है? फेल्सपार। फेल्सपार के लिए कौन सी खनिज हैं? अजमेर का मकरेड़ा। और यहां से राजस्थान में जितना भी फेल्सपार का उत्पादन होता है उसका 96% फेल्सपार का उत्पादन मकरेड़ा या मकरेरा भी कहते हैं, मकरेरा, यहां से उत्पादन होता है। और राजस्थान में जितना भी फेल्सपार का उत्पादन होता है उसका 70% उत्पादन राजस्थान से होता है। और राजस्थान में जितना उत्पादन होता है उसका 96% मकरेड़ा से होता है, ठीक है। इसका उपयोग चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में और मीनाकारी सिरेमिक उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता। फेल्सपार का वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, फेल्सपार का। चलो कृषि की बात करें, कृषि की अपन देखे तो कृषि से क्या क्या तथ्य पूछा जाता है? तो कृषि में याद रखेंगे ज्वार के उत्पादन में अजमेर का पहला स्थान है। ज्वार के उत्पादन में राजस्थान का भारत में 5वां स्थान है। ज्वार को गरीब की रोटी कहते हैं, सोरगम कहते हैं, मोटे अनाजों का राजा के नाम से भी जाना जाता है ज्वार को। और इस ज्वार का जो प्रयोग है वो बियर और एल्कोहल है ना, शराब बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है ज्वार का। गुलाब के फूलों की मंडी पुष्कर में, यहाँ बहुत सारे मंदिर है, सब मंदिरों में सुबह शाम दोपहर को गुलाब के फूल चढ़ाए जाते हैं, इसलिए फूलों की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है? पुष्कर अजमेर में। राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान कहाँ है? तबीजी अजमेर में।
राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान अजमेर में। नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख उद्योग। अजमेर जिले में कौन कौन से उद्योग है? तो उद्योग में देखें तो उद्योग है द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। द कृष्णा मिल्स लिमिटेड कहाँ है? अजमेर। और ये राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल है। प्रश्न आ जाए राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई है? तो बताएंगे ब्यावर में। ब्यावर में है। और कब की गई? 1889 में। कौन है इसके संस्थापक? तो सेठ दामोदर दास राठी। ठीक है। इस मिल में सर्वाधिक कार्यशील करगे, सबसे ज्यादा कार्यशील करगे कौन सी मिल में है? तो द कृष्णा मिल्स में है। ठीक है। तो द कृष्णा मिल्स लिमिटेड इंपोर्टेंट है, ये राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल है। अगली मिल देखिए एडवर्ड मिल, ब्यावर में है, ये राजस्थान की दूसरी सूती वस्त्र मिल है। अगली है श्री महालक्ष्मी मिल, ये 1925 में तीसरी सूती वस्त्र मिल है। तो तीन मिले ध्यान रखना, द कृष्णा मिल्स, एडवर्ड मिल्स और श्री महालक्ष्मी मिल। तीनों कहाँ है? तीनों ब्यावर, पहली दूसरी तीसरी। पहली वाली की सन भी आपको याद रखनी है 1889 में। अगला आता है श्री सीमेंट ब्यावर। श्री सीमेंट का कारखाना कहाँ है? ब्यावर अजमेर में है। और ये उत्तरी भारत का सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना, उत्तरी भारत के सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना श्री सीमेंट ब्यावर में। एक कारखाना हिंदुस्तान मशीन टूल्स, HMT कहते हैं इसको शॉर्ट में, HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, इसका कारखाना कहाँ है? अजमेर में। 1967 में चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से चाचियावास अजमेर में HMT की स्थापना की गई थी, कारखाने की स्थापना की गई। HMT की घड़ियां और उसके पुर्जे बहुत प्रसिद्ध है। HMT की घड़ियां और घड़ियों के पुर्जे बहुत प्रसिद्ध है। और वर्तमान में ये कारखाना बंद पड़ा है। HMT का कारखाना एट प्रेजेंट बंद पड़ा। तो उद्योग में अपन ने देखा द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, एडवर्ड मिल्स, श्री महालक्ष्मी मिल्स, श्री सीमेंट, और उसके बाद में देखते हैं HMT। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं परिवहन। तो परिवहन में याद रखना किशनगढ़ एयरपोर्ट। किशनगढ़ एयरपोर्ट का उद्घाटन कब किया गया? 18 अक्टूबर 2017 से। ठीक है, इतना याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं पशु। पशु से संबंधित क्या क्या प्रश्न आता है? तो पशु में अपन देखे एक गाय पाई जाती है, गिर गाय, गिर। ठीक है। गिर गाय कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? अजमेर क्षेत्र में। ठीक है। अजमेर क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है, इसलिए इसको अजमेरा गाय भी कहा जाता है। अजमेर क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है इसलिए अजमेरा। ये देखिए ये है गिर गाय, इस प्रकार की देखी होगी आपके घरों में। ऐसी जो गाय है इनको अपन कौन सी गाय कहते हैं? गिर गाय, गिर भी कहते हैं और इसे रेंडा गाय भी कहते हैं, रेंडा। तो गिर और रेंडा प्रमुख गायों की नस्ल है। गिर अजमेर में जिले में सर्वाधिक पाई जाती है, जबकि इसका मूल स्थान गुजरात राज्य का सौराष्ट्र प्रदेश के गिर वन क्षेत्र है। गिर जो वन क्षेत्र है, गिर वन क्षेत्र से इसका नाम गिर पड़ गया। ठीक है। और ये दूध के लिए प्रसिद्ध है, इसका बेल भी ठीक है। वैसे गिर जो है ये दूध के लिए प्रसिद्ध है, दूध के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है मुर्गियां। मुर्गियों की बात करें राज्य में सर्वाधिक मुर्गियां अजमेर जिले में पाई जाती है। सबसे ज्यादा मुर्गियां कहाँ पाई जाती है? अजमेर में। ठीक है। देसी मुर्गियां नहीं, केवल यहाँ पे मुर्गियां आ जाए तो देसी मुर्गियां बांसवाड़ा में, मुर्गियां अजमेर में, जबकि न्यूनतम कहाँ पाई जाती है? करौली में। तो मुर्गियों ये रोग कई बार पूछा हुआ, बर्ड फ्लू और रानीखेत, जिसमें रानीखेत ज्यादातर देता है। रानीखेत ये रोग कौन से पशु में होता है? तो बताएंगे रानीखेत जो रोग है मुर्गियों में होता है। राज्य में अंडों का सर्वाधिक उत्पादन भी कहां से होता है? अजमेर से। इसके अलावा याद रखेंगे बकरी प्रजनन फार्म है वह चारा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? तो सर रामसर है अजमेर में। और यह स्विट्जरलैंड के सहयोग से इसकी स्थापना की गई है। बकरी प्रजनन फार्म है वह चारा उत्पादन केंद्र है। राज्य की सबसे पुरानी डेयरी कौन सी है? सबसे प्राचीन डेयरी है पद्मा डेयरी, ब्यावर अजमेर में। तो अपन ने पशु में एक तो गिर देखा, रेंडा है, मुर्गियां देखी है, बकरी प्रजनन फार्म में वह चारा उत्पादन केंद्र है और राज्य की सबसे प्राचीन डेयरी देखी है। ठीक है।
बाकी का अपन देखेंगे अब अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और वीडियो को लाइक करना, अच्छा कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। थैंक यू।